मैं नीलकमल राठौड़, बॉटनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़ से। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आपके बायोटेक्नोलॉजी के पेपर से जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्निक है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसको जानने से पहले हमें देखना होगा कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मीन्स आनुवांशिक पुनर्योजन, अतः एक नए रूप में गुणों का आना ताकि कैरेक्टरिस्टिक्स बदल सकें। तो जो नेचर में रिकॉम्बिनेशन किस तरह से पॉसिबल है, वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही पॉसिबल है, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा सच नहीं होता है। इसमें एक तरह का तरीका होता है जिसमें कुछ फ्रैगमेंट्स, कुछ परसेंटेज लक्षण चेंज हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि मोड क्या है जीन ट्रांसफ़र का। दूसरा, इसमें जो रिजल्टेंट बनेगा वो प्योर जाइगोट नहीं होगा, वो पार्शियल जाइगोट या मीरोजाइगोट्स कहलाएगा। तो ये रिप्रोडक्शन, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन होता है। बैक्टीरिया जीनोम की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें सबसे पहले बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखना होगा। ये जो बैक्टीरियल सेल है उसमें जो मेन क्रोमोसोम है, जो मेन न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। पहले तो ये देखें, इसका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो यह एक तरह से क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन फिर इसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहा जा सकता है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये मेन जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसे जीनोम भी कहते हैं, ये बैक्टीरियल जीनोम है। इसके अतिरिक्त जो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं इन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन ये सिस्टोसोल में होते हैं। तो ये भी रिकॉम्बिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये प्लाज्मिड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एफ प्लाज्मिड है, ये कॉन्जुगेशन के फर्टिलिटी फैक्टर कहलाता है। आर प्लाज्मिड है, ये प्रतिरोधकता से संबंधित है। कोल फैक्टर है, ये बैक्टीरिया किलिंग प्रोटीन से संबंधित है। टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है। इस तरह से जो एफ प्लाज्मिड है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें बैक्टीरियल, उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरियल सेल 3 प्रकार की हो सकती हैं। जिसमें ये फर्टिलिटी फैक्टर नहीं पाया जाता है वो F माइनस स्ट्रेन कहलाते हैं, यानी कि ये वो विभेद हैं जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है। F पॉजिटिव स्ट्रेन्स जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है। और ये जो F पॉजिटिव फैक्टर है, जब ये हाई फ्रिक्वेंसी का फर्टिलिटी फैक्टर होता है तब उसे HFR स्ट्रेन कहते हैं। ये HFR जो मेन क्रोमोसोम है बैक्टीरियल, उसके साथ इंटीग्रेटेड पार्ट बन सकता है, तब उसे हम एपिसोम कहते हैं। ये जो प्लाज्मिड है, अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाए तब उसे एपिसोम कहा जाएगा। HFR प्लाज्मिड क्या है, ये हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होते हैं जिनमें रिकॉम्बिनेशन की क्षमता सामान्य F फैक्टर से ज़्यादा है। जिस भी बैक्टीरियल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं उसे HFR विभेद कहा जाता है। ये इससे F फैक्टर के साथ, F फैक्टर जब हाई फ्रिक्वेंसी के साथ है तो HFR में कन्वर्ट हो सकता है। ये डोनर सेल में पाया जाता है। ये एपिसोमिक बन सकता है, सेपरेट हो सकता है, यानी कि F फैक्टर और HFR फैक्टर रिवर्सिबल हो सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रूपांतरण। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक को हम विस्तृत रूप से समझेंगे।
बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में दो सेल्स हैं। इसका जो मेन नेचर में कंसेप्ट है वो सेम स्पीशीज़ में होगा। जो दो बैक्टीरियल सेल हैं जिससे कि फ्रैगमेंट्स जा रहे हैं वो डोनर सेल है, और जो ग्रहण कर रहा है वो रिसेप्टर सेल है। तो ये बैक्टीरियल सेल है जो कि रिसेप्टर सेल है बैक्टीरिया की। इसकी सेल वॉल कब डीएनए फ्रैगमेंट्स को ले सकती है, जबकि वो कंडीशन सुटेबल हो। ये जो बाहर का जो डोनर डीएनए है, उस डोनर डीएनए से जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो रिसेप्टर सेल्स की सेल वॉल के पास आते हैं। लेकिन इस सेल वॉल को, इसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि ये फ्रैगमेंट्स इसमें एंटर कर सकें। तो ये जो डीएनए है जो डोनर सेल का है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जब स्टार्टिंग में ये एंटर करता है तब जो रिसेप्टर सेल है उसके अंदर एंजाइम पाया जाता है डीएनए एंडोन्यूक्लियस। ये इतने बड़े फ्रैगमेंट्स को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करता है। इवन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इससे बनते हैं, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस मेन क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच नहीं हो सकता है। इसमें लोडिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। साथ ही बैक्टीरिया सेल्स में, यहाँ सिस्टोसोल्स में न्यूक्लियस एंजाइम होता है जो खुद इस सिंगल स्ट्रैंडेड जो फ्रैगमेंट्स बने उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी इस सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस एंजाइम है ये डीएक्टिवेट होना चाहिए। तब डोनर सेल का सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट इस रिसेप्टर सेल के डीएनए के साथ अटैच हो सकता है। इससे पहले जो डबल स्ट्रैंडेड था उसको सिंगल स्ट्रैंडेड में बनाया गया, और सिंगल स्ट्रैंडेड जब एक्टिव फॉर्म में है तब इसके साथ इंसर्ट हो सकता है। जो इंसर्शन है या जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के बीच में जो स्प्लीसिंग होगा, इस स्प्लीसिंग के बाद डोनर और रिसेप्टर डीएनए अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएंगे। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोइड्स हैं इसमें रिसेप्टर सेल्स के अंदर, उनको भी हटाना होता है, क्योंकि इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। जो कि नॉर्मल नंबर है न्यूक्लियोटाइड्स के, उसको मेंटेन करना होता है। इसलिए इनका ब्रेकडाउन बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम देखें तो ये रिसेप्टर सेल है। दिस इज़ द रिसेप्टर सेल। इस रिसेप्टर सेल पर जहाँ एब्जॉर्प्शन साइट थी, वो पोर्स से ये फ्रैगमेंट्स अंदर एंटर करे। रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कैपिटल बी से ये फ्रैगमेंट है। तो इस समय इस जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसमें देखा है स्मॉल बी। इन दोनों की लोकाई बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। इमीडिएट ये यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा। और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो डोनर का फ्रैगमेंट है यहाँ अटैच हो गया है, और रिसेप्टर का जो स्मॉल बी वाला फ्रैगमेंट है वो हट गया है, यानी उसको हटा दिया गया है। ये डिग्रेडेटेड अनरिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं जो कि काम में नहीं आए हैं डोनर के। केवल इतना सा फ्रैगमेंट इसके साथ जुड़ चुका है, और अब ये जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल बन गया है। क्यों बना? क्योंकि इसमें रिसेप्टर का मेन क्रोमोसोम है और डोनर का ये जो बी फ्रैगमेंट इसके साथ जुड़ गया, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर से ट्यूमर के करैक्टर के लिए था। तो अब इस बैक्टीरिया में ट्यूमर इंड्यूसिंग करैक्टर आ चुका है और ये नए सिरे से पुनर्योजित हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? फर्स्ट,
एक तो नेचर में इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम है, यानी कि जो सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए वो 29 to 30 डिग्री टेम्परेचर लगभग इस रेंज इसके लिए सूटेबल है। वो जो न्यूट्रिएंट मीडिया है वो क्या है, उस बैक्टीरिया सेल की फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है, दूसरा वो सेल कॉम्पिटेंट है या नहीं है, यानी कि उसके अंदर फॉरेनर डीएनए या जो बाहर से फ्रैगमेंट आ रहा है उसको लेने की एबिलिटी है या नहीं है। इस तरह की एबिलिटी को सेल वॉल इस डीएनए फ्रैगमेंट्स को एब्जॉर्व कर सके, उसके लिए कैल्शियम क्लोराइड है, रुबीडियम क्लोराइड है और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन बढ़ाकर भी आर्टिफिशियली कॉम्पिटेंस इंड्यूस की जा सकती है, यानी कि सेल वॉल अब कैपेबल होगी फॉरेनर डीएनए को एब्जॉर्व करने के लिए। तो ये इसके लिए कंडीशन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये कंडीशंस हैं। नेचर में ये बहुत कम पाया जाता है। एक तो मास में सेल हो और दूसरी जो मेन कंडीशन है वो है स्पीशीज़, जो ट्रांसफॉर्मेशन है सेम स्पीशीज़ के बैक्टीरिया में ही होता है। इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, जब अनयूजुअल कंडीशन हो, जैसे बहुत हाई टेम्परेचर है, रेडिएशंस हैं जैसे अल्ट्रावायलेट है, केमिकल म्यूटाजेंस हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। ये जो इसकी क्षमता है ये प्रोसेस नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन में अगर हम डिफरेंस देखें तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें सेम स्पीशीज़ में जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है, जबकि कॉन्जुगेशन में देखा जाए तो यहाँ डिफरेंट स्पीशीज़ में या इवन जेनेरा में भी डीएनए एक्सचेंज पॉसिबल है। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन से जो रिजल्ट बना है वो रिकॉम्बिनेंट परमानेंट है, जबकि कॉन्जुगेशन में जो रिजल्ट है वो टेम्परेरी होता है। इसका महत्व क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन का? बैक्टीरिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। कुछ पर्टिकुलर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जबकि क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरियल स्पीशीज हों। इसकी इम्पोर्टेंस लेबोरेटरी में है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी में कॉमर्शियल एप्लीकेशन में किसी पर्टिकुलर आनुवांशिक गुणों पे कार्य करते हैं, उनकी रिकॉम्बिनेशन डीएनए तैयार करने होते हैं, तब इस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व होता है। तो ये था एक आइडिया बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार होता है। इस बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसजेनिक रिजल्ट्स तैयार किए जाते हैं। थैंक यू।